मंगल की अंतर्दशा और राहु की अंतर्दशा। यहाँ तक हम लोग को पता चला कि वर्तमान में इस जातक के शरीर में अत्यधिक पीड़ा है। गोचर विचार करते हैं, चलते हैं हम गोचर में। अब हम गोचर देखते हैं इसका। अब गोचर में देखिए, सबसे पहले यह देखिए कि राहु गोचर में कहाँ कर रहा है। गोचर बैठे मेष राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में गोचर कर रहा है। तो बताइए कि राहु का गोचर शनि का ही गोचर तो होता है ना। जी भगवान। जी गुरु, क्योंकि राहु शनि के अनुसार फल देता है। अच्छा, कोई भी ग्रह 4, 8, 12 में बैठकर जातक को अत्याधिक अशुभ फल देते हैं। ये बात आपने पढ़ा है ना। 4, 8, 12 वाले ग्रह का गोचर शुभ नहीं होता है, पढ़ा है आप लोगों ने ना। जी 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 पढ़ा। हमने देखा कि दशा भी अशुभ और गोचर भी अशुभ हुआ कि नहीं। दशा भी अशुभ, गोचर भी अशुभ हुआ ना। जी गुरुदेव, हुआ हुआ। गुरु जी। मंगल को देखते हैं। गुरु जी, हाँ हाँ, ये चंद्रमा अपना मकर भगवान भगवान ऋषि जी, आप पहले मेरे प्रश्न। अब हम विचार मंगल का करते हैं। मंगल भी चंद्रमा से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अष्टम स्थान पर गोचर कर रहा है। देखिए तो मैं सही हूं या गलत। जी जी गुरु जी सही है। एक बार फिर देख लीजिए, सही है चंद्रमा गुरु से मंगल का जी। नवम है या अष्टम। अष्टम है गुरु जी, अष्टम। अष्टम है भगवान। अब भगवान अंतर्दशेष भी अशुभ ही गोचर कर रहे हैं। बताइए, कर रहे हैं ना। अंतर्दशेष भी अशुभ गोचर कर रहे हैं। अब बात करते हैं शनि की। अब चंद्रमा से द्वितीय स्थान में शनि अपनी ही राशि यानी कुंभ राशि में, माने राशि में कहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट गर्भ इस जातक का कुंभ राशि है, तो हम कुंभ से गणना करेंगे तो राहु का तृतीय गोचर हुआ ना। अब भगवान मैं भी ये सोच रहा था कैसे गिनती हो रही है ये। तृतीय गोचर और सप्तम गोचर मंगल का। तो आप देखिए, तृतीय स्थान में शनि का गोचर शुभ है या अशुभ है, जो मैंने लिखाया था। बताइए हाँ या ना। शनि शनि का तो छठा होगा, गुरुदेव। सातवां। शनि का अशुभ, शनि का चंद्रमा से शनि का तृतीय गोचर क्या फल दे रहा है। गुरु जी समझ में नहीं आ शनि का अच्छा तृतीय फल गोचर देगा। कैसे है। मैंने लिखाया था ना, ग्रहों का शुभ गोचर स्थान अशुभ गोचर स्थान। राहु तीसरे पर है ना भगवान, राहु शुभ फल दे रहा है तीसरे में। भगवान यही तो शनिवत राहु होता है ना। हाँ, हम शनि का तीसरे में राहु है तो शुभ है, वो तीसरे जगह शुभ होता है। चलिए हमने माना कि राहु गोचर में शुभ फल दे रहा है, लेकिन जन्म पत्रिका में अशुभ है ना। जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में बैठने कारण अशुभ, गोचर में शुभ है। अब देखते हैं हम शनि का। अब शनि चंद्रमा के साथ ही एक तरह से बैठे हुए हैं, जन्मस्थ चंद्रमा के साथ ही, ठीक ना।
कुंभ जी। राशि में जन्म चंद्रमा हुआ ना, और शनि भी बैठे हैं उसी के साथ ना गोचर में वर्तमान में। जी ये समझ में आ गया ना? हाँ आ गया भगवान, आ गया। अब हमको, अब आप लोगों ने क्या समझा कि इस जातक के लिए वर्तमान में हम किसका, कौन सा ग्रह पीड़ा दे रहा है, शनि, राहु या मंगल? बताइए, सबसे अत्याधिक पीड़ादायक कौन सा ग्रह है? मंगल देगा भगवान इसको। क्यों मंगल देगा भगवान? दोनों जगह तकलीफ दे रहा है ना, उस लग्न में कुंडली में भी नहीं, यहाँ पे भी। अच्छा, यहाँ भी देगा। अच्छा ये बताइए, मंगल का सप्तम गोचर कैसा होता है? अशुभ होता है भगवान। अशुभ होता है। अच्छा, अब इस कुंडली को थोड़ा ध्यान से देखिए। एक, शनि से मंगल का संबंध बन रहा है, राहु से भी मंगल का संबंध बन रहा है। जी शनि सप्तम दृष्टि से मंगल को देख रहा है ना लग्न में बैठकर, जी भगवान। समझ में आ रहा है? और राहु भी पंचम दृष्टि से अंगारक योग बना रहा है। जी गुरुदेव। तो तात्पर्य यह हुआ कि वर्तमान समय इस जातक के लिए अगर मंगल ग्रह का हम उपाय करें तो कुछ इसको शांति प्राप्त हो सकती है। और यही जब अच्छा, मंगल इसके लिए कष्टकारी कितना दिन होगा? तो पंचम यहाँ सप्तम में कितने दिन रहेगा? 57 दिन गुरुजी। 1.5 मास। हाँ जी गुरुजी, 57 दिन लिखवाए हैं आपने। हाँ, तो उसके बाद ये आ जाएगा फिर वही बुध की राशि में, तो यह अष्टम गोचर करेगा। बताइए। जी गुरुजी। तो यहाँ भी इसका शुभ गोचर होने वाला नहीं है। जी नहीं। जी गुरुजी। अब अगर फिर वह मंगल सब यहाँ नवम गोचर उसका कैसा होगा? नवम उसका कैसा गोचर होगा? मिला मिला जुला होगा, न ज्यादा शुभ होगा न ज्यादा अशुभ होगा। मंगल का नवम गोचर भी अशुभ है भगवान। दशा और गोचर दोनों ही अशुभ प्रभाव दे रहा है। यही काम आपको करना है, एकदम सरल तरीका है। आप दशा को देखिए, अंतर दशा को देखिए और गोचर को देखिए, और देखिए कि गोचरस्थ ग्रह कब तक उसको अशुभ प्रभाव दे रहा है। तो दशा, अंतर दशा और गोचर तीनों ही खराब हुए तो समझिए कि जातक अत्याधिक परेशानी होगा। समझ में आया या नहीं? आया भगवान। आया भगवान, आया। जी गुरुदेव आ रहा है। आपका लिखने का भी प्रयास कीजिए। आप लोग जी जी भगवान दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। जी जी। देखिए, दिखाई दे रहा है स्क्रीन आपको ना? जी भगवान, दिख रहा है। देखिए, कोई ग्रह, समझिएगा एक एक पॉइंट को, और इससे ही आपका सारा अंत है। यदि कोई ग्रह राशि और भाव में बलवान हो, विशेष तौर पर तीसरे, छठे, 10वें, 11वें स्थान में जन्म, लग्न अथवा चंद्रमा से, तो जब गोचर में शुभ स्थान में आता है तो शुभ करता है। हमने अभी देखा कि
जन्म पत्रिका में मंगल बलवान नहीं है, नहीं ना बलवान है, बताइए। हाँ नहीं है भगवान। नहीं है। अब गोचर में भी मान लीजिए कि वह अपने शुभ स्थान में चल जाए, जो उसका शुभ स्थान है, चाहे भाग्य भाव में चल जाए, चाहे पंचम में चल जाए, लग्न में जाए, तो आपको यह समझना चाहिए कि कोई फायदा नहीं है शुभ स्थान में जाने से, या वहां भी जाकर शुभ फल नहीं देगा। ठीक ना, समझे? जी गुरुदेव। हाँ, इसको लिखना हो तो लिख लिए कि जन्म कुंडली में अस्त ग्रह, मृत ग्रह, शत्रु क्षेत्री ग्रह, अशुभ स्थान वाला ग्रह, पापी ग्रह, अगर ये गोचर करते करते शुभ स्थान में भी जाएंगे तो इनके द्वारा शुभ फल नहीं मिलेगा। ठीक ना? जी गुरुदेव। दूसरा पॉइंट देखिए, यही इसी को अगर हम उल्टा कर दें, कोई ऐसा ग्रह हो जो बलवान हो, डिग्री में बलवान हो, दिग्बली प्राप्त हो, उच्च राशि में हो, शुभ भावों का स्वामी हो, शुभ ग्रहों से संबंध बना रहा हो, कारक हो, तो वह शुभ अशुभ स्थान में भी जाकर अशुभ फल नहीं देगा, शुभ स्थान में जाएगा तो अत्यंत योगकारी होगा। तो इन दोनों का फल जन्म लग्न और चंद्रमा दोनों से देखना चाहिए, तब ज्यादा होगा। अगोचर विचार तो हम चंद्रमा से करेंगे। समझ में आया? ऐसा कोई ग्रह, जैसे हमने देखा कि शनि, इस जातक के लिए, तुला लग्न वाले के लिए शनि बलवान ग्रह है ना? बलवान, देखिए अपनी राशि में बैठा है कि नहीं बलवान शनि? बताइए। जी है भगवान। योगकारी भी है। जी गुरुदेव। अब जब शनि की दशा चले और शनि भाग्य भाव में चल जाए तो इस जातक तुला लगन वाले के लिए शनि का गोचर सदैव शुभकारी। शनि किसी भाव से गुजरेगा तो इस जातक को कुछ ना कुछ प्रॉफिट कराता ही जाएगा। जी समझ भगवान में सही आया? बात है। समझ में आया? जी समझ में गुरुदेव। आया? जी नीतू जी जी, गुरु जी समझ आ गया। हाँ जी गुरु जी। जी गुरुदेव। अब तुला लगन वाले के लिए गुरु का गोचर हो तो हमेशा कष्टकारी होगा, क्योंकि गुरु अकारक ग्रह है और वहां पर उनको शुभता नहीं प्राप्त है, योग कारक नहीं है। तो तुला लगन वाले के लिए गुरु का गोचर शुभ नहीं होने वाला है, जहां जाएंगे तहां इसको कष्ट प्राप्त होगा। ये भी समझ में आ गया ना आपको? हाँ जी गुरु जी। सभी लोग बताइए। मनोज जी, आपको समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं आप लोग। जी गुरुदेव। माइक म्यूट कर लीजिए, या माइक किन्हीं का खुला है? अरुण जी, माइक आप लॉक कर दीजिए ना, तो निवेदन कीजिए कि माइक बंद कर लें। यदि कोई ग्रह कमजोर हो, हम ग्रह को कमजोर कैसे मानते हैं? नीच राशि में बैठना, अस्त हो जाना, मृतावस्था में चल जाना, डिग्री में कमजोर हो जाना, पाप ग्रहों से प्रभावित होना, नवमांश में कमजोर हो जाना, 6, 8, 12 में बैठना, यही तो ग्रहों का कमजोरी करता है ना, होती है। बोलिए। जी भगवान। जी गुरुदेव। अब बताइए कि माना कि इसी कुंडली में अगर शनि गुरु के साथ नहीं बैठते तो गुरु तो नीच हो जाते ना। जी। अब तो ऐसा कोई ग्रह जो कमजोर हो, कमजोरी आपको पकड़नी होगी। क्या कमजोर है? नीचता है, मृत है। अभी आपने देखा कि मंगल अस्त है, तो मंगल कमजोर हुआ या बलवान हुआ?
12वां में बैठकर कमजोर हुआ या बलवान हुआ? बताइए। कमजोर हुआ भगवान। हाँ, तो अब मंगल का जब अंतर दशा आए तो इस जातक को पीड़ा दे रहा है, और उसका गोचर भी इसके लिए अनुकूल गोचर नहीं है, यानी इसके लिए शुभ गोचर नहीं है। ऊपर से मंगल मार्गीस भी है इस कुंडली में, तो हम कहेंगे ना कि मंगल के गोचर से इस जातक को कोई फायदा होने वाला नहीं है ना? जी भगवान। बहुत सरल है, एकदम समझना है इसे। अब बताइए, ऐसा कोई ग्रह जो कुंडली में कमजोर हो, कमजोर पहले तो देख लेना है कि नीच है, शनि, राहु, केतु, सूर्य अस्त है कि नहीं, 6, 8, 12 में बैठा है कि ना, ये सब पोजीशन उनका स्थिति को देख ले, तब कहें कि यह कमजोर है या बलवान है। उसके बाद नवमांश में देखिए किस ग्रह के नवमांश में बैठा है, शत्रु नवमांश में, सम राशि के नवमांश में, मित्र नवमांश में बैठा है। तो जितना षडबल में कितना उसको बल प्राप्त है, ये सब चीज आकलन करने के बाद हम उसको कहेंगे कि वह कमजोर ग्रह है। तो देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है किसी शत्रु, अति शत्रु राशि के नवमांश में हो, किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठे दृष्ट हो, किसी भी शुभ ग्रह की ना दृष्टि हो, ना ही कोई शुभ ग्रह उसके साथ बैठा हो। इतना पोजीशन देखना है। दिख रहा है आप लोगों को ना जो लिखा हुआ है से? बताइए। जी जी गुरुजी। ये मैं डाल दूंगा आपको कक्षा के बाद, पहले समझिए। तो ग्रह हमने निर्धारित कर दिया कि इस कुंडली में मंगल अत्याधिक खराब है। अब जीवन पर्यंत जब जब मंगल की किसी भी ग्रह में अंतरदशा प्राप्त होगी, और किसी भी जब जब मंगल की दशा आएगी, जब जब मंगल का गोचर होगा, तो इस जातक को परेशानी देगा। समझे? जी जी भगवान। अंत में उन्होंने लिखा भी कि गोचर में शुभ स्थान में, मान लीजिए कि जन्म पत्रिका में पापी हो गया, निर्बल हो गया, मृत हो गया और योगकारी बन जाए। कोई ग्रह मान लीजिए यहाँ पर शनि ही क्या हो कि 0 अंश का हो जाए, राहु से हो जाए, और सूर्य के साथ अस्त हो जाए, तो क्या कहिएगा कि शनि योगकारी फल देगा? नहीं गुरुजी, नहीं देगा। ऐसे समझिए, जब आपका शरीर मजबूत होगा, आपको स्वस्थ होंगे, तभी तो आप किसी कार्य को संपन्न कर पाएंगे। बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है भगवान। तो उसी तरह से जब ग्रह बलवान होगा, स्वस्थ होगा, प्रसन्न होगा, बल अत्याधिक योगकारी होगा, तभी आपको दशा अंतरदशा गोचर में शुभ फल देगा। आगे बढ़ूं, एक पॉइंट आपको समझ में आ गया ना कि कैसे हम कुंडली में कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि कोई ग्रह कमजोर होता है, पापी होता है। ये समझ में आ गया आपको ना? बताइए। आ गए भगवान। चलिए, आपको आया नीतू जी समझ में? जी जी गुरुजी। गुरुजी बस एक मेरे को एक बात लग रही है कि ये बुध तो उच्च का हो रहा है उधर 12वें भाव में, और त्रिकोण भाव का स्वामी भी है, तो फिर उसको अशुभ क्यों मान लिया? वो बुरे भाव में बैठा इसलिए? इसलिए कि 4, 8, 12 के स्वामी शुभ नहीं होते। अच्छा जी 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 गुरुजी। जी गुरुजी, फिर उसको अशुभ ही मानेंगे। ठीक है गुरुजी। हम एक बात बताइए, एक महात्मा को मदिरालय में बैठाया जाए, एक महात्मा को देवालय में बैठाया जाए, और एक व्यक्ति को विद्यालय में बैठाया जाए। 3 स्थान अलग अलग हैं, मदिरालय, देवालय और विद्यालय।
तीन अलग अलग जगह है ना, बताइए। जी गुरुजी। अब एक ही महात्मा जी है, एक ही साधु जी कभी विद्यालय में जाकर बैठे तो व्यवहारिक दृष्टि से, समाज की दृष्टि से उनका गौरव बढ़ेगा या सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि नहीं। चलिए, एक महात्मा जी तो किसी विद्यालय में आए हुए हैं, तो ये अच्छा स्थान है ना विद्यालय, जहाँ पर माता सरस्वती की कृपा से अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है। बोलिए। जी 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 गुरुजी। अब अगर कोई महात्मा जी जाकर देवालय किसी मंदिर में बैठे तो महात्मा का गौरव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जी जी गुरुजी। अब वही महात्मा जी चले जाए मदिरालय में, वैश्यालय में, तो क्या होगा जी जी बताइए। गुरुजी। जी गुरुजी। समझ में आया आप लोगों को ना। अब मान लीजिए कि अरुण जी प्रतिदिन कक्षा में संचालन करते हैं और किसी दिन किसी मित्र के साथ चले जाए कहीं मदिरालय में घूमने, और वहां पर किसी ने देख लिया कि अरे रमेश यहाँ क्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थान जनित इनको तो दोष लगेगा ना। जी गुरुजी। समझ में आ गया। हाँ जी गुरुजी, समझ में आ गया। हाँ, तो इसी तरह से है कि 4, 8, 12 वाला ग्रह सिर्फ लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, ये चीज है। उत्तर बातें ये सब है, आपको समझनी चाहिए। आगे बढ़े। गोचर में यदि किसी ग्रह का किसी क्रूर ग्रह के साथ एक ही राशि में योग हो, एक स्थिति बनती है। मान लीजिए कि मंगल अभी वर्तमान में शनि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, 2.5 वर्ष के लिए वहां पर अपना आसन लगा चुके हैं, 2.5 वर्ष वहां उनको रहना है। और उसी क्रम में वहां पर 45 दिन के लिए मंगल चले आए। ऐसा किसी भी लग्न में हो सकता है, किसी भी राशि वालों के लिए। उसी में माँ सूर्य देव भी चले आए और घूमते घूमते राहु भी चले आए। तो हम कहेंगे ना कि 4 खल ग्रहों की एक राशि में युति हुआ गोचर में। बोलिए, बताइए हाँ या ना। आवाज आ रही है भगवान। हाँ जी जी गुरुजी। जी आ रही है भगवान। आ रही आवाज। हम कह रहे हैं कि एक वर्तमान में जो अभी गोचर है, जिस ग्रह राशि से का गोचर देखना है, शनि कुंभ राशि में अभी अकेले बैठे हुए हैं ना, बताइए अभी अकेले हैं ना सारे लग। अब जी कोई ग्रह राहु या मंगल या सूर्य या केतु कोई भी उनके साथ जाकर बैठ जाए तो हम कहेंगे ना कि 2 क्रूर ग्रहों की युति हो गई इस राशि में। जी जी। अगर 3 हो गए तो हम 3 या 4। अब शास्त्र कहता है ज्योतिष के लिए कि यदि कोई ग्रह गोचर में किसी भी राशि से किसी भी क्रूर ग्रह एक राशि में योग हो, उस क्रूर ग्रह की दृष्टि पर 2 पहले से बैठे हुए हैं और तीसरा क्या करे कि उस पर दृष्टि डाल दे, तो 3 ग्रहों की युति न हो गई, दृष्टि भी हो गया क्रूर ग्रह की, 2 पहले से बैठे हैं तो 3 ग्रहों का संबंध न बना। हाँ जी गुरुजी। अब कोई भी ग्रह उस क्षेत्र से गुजरेगा तो उसका शुभ फल में कमी हो जाएगा। ऐसे मानिए, ऐसे देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखिए शनि बैठा हुआ है या मंगल बैठा हुआ है। अब ये मंगल चलते 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 यहाँ चला है लग्न में 11 में, और इसी क्रम में राहु चलते चलते या सूर्य चलते 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 यहाँ, यानी कि मार्च महीने तक, मार्च नहीं, हाँ
कुंभ राशि यानी मार्च में यहाँ भी सूर्य को आना है। मार्च तक सूर्य यहाँ चलाएंगे ना, आएंगे कि नहीं बताइए? 2024 के मार्च महीने में सूर्य कुंभ राशि में आएंगे कि नहीं आएंगे? आ जाएंगे भगवान। समझ में आया नीतू जी कैसे आएंगे? जी जी गुरु जी आ गया। अब 3 ग्रहों की युति हो गई। अब क्या हुआ, यहाँ मंगल की भी दृष्टि हो रही है, सूर्य भी चला है, 3 ग्रह। अब यहाँ से गुरु शुभ होकर विचरण कर रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। जब यहाँ पर आएंगे, इस क्षेत्र को पार करेंगे, तो उनका कोई भी शुभ ग्रह होगा तो उसका शुभ फल कम जाएगा। यह कहने का तात्पर्य है। आ गया गुरुदेव समझ में। ऐसा समझिए कि दो पापी, मान लीजिए कि किसी ऐसे रास्ते पर आप जा रहे हैं जहाँ प्रतिदिन दुष्टों का जमावड़ा होता है, तो उस रास्ते से गुजरने में थोड़ा डर लगता है ना? बताइए। जी 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 गुरुदेव। एक पंडित जी पूजन करवा कर जा रहे थे और 4 चोर रास्ते पर इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा पार्टी आए तो उसका आज मैं चोरी कर। कोई नहीं मिला। 2:30 बज रहा था रात, पंडित जी लगन करा कर जा रहे थे और पंडित जी भीतर से बहुत क्रोधित थे, दुखित थे। क्यों? क्योंकि यजमान ने कहा था कि पंडित जी मैं अपना दक्षिणा बाद में आपको दूंगा। तो अब इन्होंने उनको रोक लिया और कहा कि आप यह बताइए कि आपके पास कुछ है? अब पंडित जी बोले कि मेरे पास ठाकुर जी शंख छोड़कर कुछ है ही नहीं। वो बोला कि इतनी रात तक तुम आ रहे हो और ठीक करो। पूरा पंडित जी का चेक चेक किया तो पंडित जी के पास कुछ खुदरा पैसा थे। कहा कि चलिए मोटा पैसा नहीं तो छोटा पैसा से काम चला, कुछ तो आया। बेचारे पंडित जी गए कि ऐसा जतरा खराब था कि मोटा पैसा तो मिलवे नहीं किया और छोटा भी चला गया। फिर उनकी पत्नी ने समझाया कि देखिए भगवान ने आपको बचा दिया, अगर मोटा पैसा होता तो छोटा मोटा दोनों चला जाता, इसलिए जजमान का पैसा तो कम से कम घर में चलाएगा ना। बताइए। जी जी जो बाकी पैसा था वो तो जजमान घर दे देगा, लेकिन उस समय रहता तो वो भी चोरों के हाथ में चल जाता। जी अभी हाँ, तो वो पैसा तो बच गया। तो उसी प्रकार है, जब पापक ग्रहों से शुभ ग्रहों का, योगकारी ग्रहों का संबंध होता है तो पापी व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं बदलता है। दुष्ट व्यक्ति का जो नेचुरल स्वभाव है वो हमेशा बना होता है। ठीक ना? कहा भी गया है शास्त्रों में कि सिंह कभी गाय जैसा स्वभाव वाला नहीं हो सकता है। हो सकता है? बताइए बताइए। नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। हाँ, तो इसी प्रकार है। अब किसी भी शुभ ग्रहों का पापी ग्रह से अगर पंचामृत बना हुआ हो, खूब बढ़िया पंचामृत बना हुआ, तस्मई खीर बनी हुई है, बड़ी स्वादिष्ट भोजन बना हुआ हो, और उसमें हम क्या करें कि थोड़ा सा नमक ज्यादा डाल दे, सारा भोजन का स्वाद खत्म हो जाएगा ना? बोलिए। जी गुरुदेव। थोड़ा सा मिर्ची ज्यादा डाल दे, थोड़ा सा खट्टे ज्यादा डाल दे, तो उसी प्रकार क्या है कि अच्छे व्यक्तियों का, सज्जनों का संग अगर दुर्जनों से हो जाता है तो दुर्जनों का कुप्रभाव सज्जनों पर पड़ता है। भागवत में एक श्लोक प्राप्त होता है कि भगवान संत महात्माओं के पूजित अंग रेणु ही, भगवान कहते हैं अनुप्रजामि हम नित्यम पूजित अंग रेणु ही। 10वें स्कंद का श्लोक है कि भगवान संतों के पीछे पीछे भागते हैं, महात्माओं के पीछे पीछे भागते हैं। क्यों?
क्योंकि जिस शरीर से दुर्जनों का उत्सर्जन करते हैं, हम सब लोग पुण्यात्मा पापात्मा सब तो भगवान के द्वारा ही निर्मित होते हैं, जी बताइए। भगवान। तो वो क्या करते हैं कि संतों का चरण मेरे शरीर पर थोड़ा पड़ जाए, ताकि जो हमारे अंदर में पाप जनों का सृजन है वो दोष खत्म हो जाए। तो जब भगवान ऐसी भावना को करते हैं तो भगवान जो दुर्जन लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो ज्यादा प्रभाव अच्छे लोगों को ही ज्यादा कष्ट देते हैं। दुर्जन को दुर्जन कष्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि दो दुर्जन मिलकर अपने आपस में युद्ध कर लेंगे, बताइए। जी बिल्कुल। समझ में आ रहा है? ऐसे राहु और मंगल एक दूसरे से कम नहीं अपने को दिखाएंगे। राहु कहेगा कि तुम हमको हम तुमसे कम हैं, लेकिन अब बेचारा बृहस्पति देव पड़ जाए, बेचारे बुद्ध देव चल जाए, उस बीच में शुक्र देव चल जाए, तो निश्चित है कि लोगों पर उसका प्रभाव होगा, है ना। जी जी भगवान। जी गुरु जी। हमारे यहाँ दो ही प्रकार के ग्रह हैं, एक दुर्जन ग्रह और एक सज्जन ग्रह। तो सज्जनों का संग जहां दुर्जनों से होगा तो बेचारे सज्जनों के प्रभाव में, प्रतिष्ठा में, फल में कमी आएगी। यही चीजें जन्म कुंडली से लेके हर कुंडली में समझना है। यहाँ भी वही सूत्र है कि कोई भी ग्रह गोचर में अगर पापक ग्रहों से संबंध बनाता हो, मान लीजिए कि बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ है, बृहस्पति आपके लिए राजयोग कारक है, संतान कारक है, विवाह कारक है, और गोचर में क्या करें कि चले जाएं राहु के साथ। अभी वर्तमान में आप देखिएगा गोचर कुंडली में मेष राशि में राहु और गुरु दोनों ही चांडाल योग बना रहे हैं, बना रहे हैं ना। जी गुरु जी। जी गुरु। तो गुरु चांडाल योग गुरु की शुभता को कमी करेगा ना। जी बिल्कुल करेगा जी। हाँ, तो इसी चीज को समझना है। यदि कोई ग्रह अस्त हो, मृत हो, नीच राशि में हो, नवमांश में हो, तो भी फल उसका उसी प्रकार होता है। गोचर में जब किसी ग्रह का शुभ ग्रह से योग हो, अब मान लीजिए शुक्र देव का गोचर हो रहा हो और चले जाएं गुरु के साथ बैठ जाए, शत्रुता होगी, थोड़ा शत्रुता होगी, लेकिन दो शुभ ग्रह मिलकर अच्छा फल देंगे। बुध चले जाए, चंद्रमा चले आए, तो कहीं ना कहीं उस जातक को वह गोचर शुभ फल देगा, क्योंकि शुभ ग्रहों का योग बन रहा है। समझ में आया ना? जी जी गुरुदेव। अब मान लीजिए कि बृहस्पति देव के बुध, हमको विद्या का विचार करना है, मैं परीक्षा पास होऊंगा नहीं होऊंगा, हम बुध का गोचर किए तो देख रहे हैं कि 1 महीने के बाद बृहस्पति देव के साथ बुध की युति होने वाली है, अच्छे भाव में, भाग्य भाव में। तो हम निश्चित कहेंगे कि जातक का विद्या, बुद्धि, ज्ञान, भाग्य सब उस समय इसका साथ देगा, क्योंकि दो शुभ ग्रहों का युति बन रहा है ना। जी जी जी। अब दो शुभ ग्रहों के युति के साथ तीसरा कोई शुभ ग्रह का दृष्टि संबंध बन जाए, तब तो 4 चांद लग जाएगा। हाँ, जी गुरुदेव। तो समझना है कि हम गोचर कुंडली में भी जन्म कुंडली के भांति देखेंगे कि हमारा ग्रह जो जा रहा है वो किस स्थान पर जा रहा है, क्या फल दे रहा है, कैसे ग्रहों के साथ गोचर कर रहा है। सब कैलकुलेशन करने के बाद हम जब ज्योतिष का फल देखेंगे तो हमारे सामने एकदम अक्षर सा। अब देखिए, जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में गोचर करता है, स्वयं की राशि में गोचर करता है, अथवा अपने नवमांश की उच्च राशि में गोचर करता है, तो उसका फल बढ़ता है और खराब फल कम हो जाता है। मान लीजिए मंगल तुला राशि में बुध द्वादश भाव के स्वामी हुए और घूमते 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 वह अपनी ही राशि में आए, क्योंकि द्वादश भाव में है तो
व्यय का भाव है, तो जातक को खर्च कराएंगे, निश्चित खर्च कराएंगे, लेकिन किस क्षेत्र में खर्च कराएंगे? तो बुद्ध क्या के कारक है? ज्ञान के कारक है, बुद्धि के कारक है। बृहस्पति अगर द्वादशेष हो जाए तो जातक के मंगल कार्यों में खर्च कराएंगे। समझ में आ रहा है ना? जी जी भगवान। तो ये चीजें होती है। चलिए, आप कक्षा का भी समय हो गया और किन्हीं का प्रश्न हो तो मैं इस नोट्स को डाल देता हूँ, आप लोग ग्रुप में देख लीजिएगा। गुरुदेव कोई आज का बड़ा प्रश्न? आनंद आया। चलिए, अब आप लोग प्रश्न कीजिए। मनोज जी, कैसा लगा कक्षा भगवान? जी बढ़िया आज बड़ा बढ़िया। आनंद आया भगवान। आप बताइए, नीतू जी, पवन जी और लोग बताइए। इस गुरु तरह जी से बहुत अगर ही अच्छा लगा, हाँ, बहुत अच्छा लगा। हमें लगता है कि अब आप लोग, ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको कंफ्यूज कर सकता है जनपत्री ज्योतिष में, माने बाजार चलित कोई पंडित वगैरह आपको कंफ्यूज तो नहीं न कर सकते हैं। जी कंफ्यूज तो कोई नहीं कर सकता, इतना तो भरोसा है। आपको नीतू जी? जी गुरु जी, अभी थोड़ा अभ्यास की कमी है गुरु जी अभी। नहीं नहीं, हम ये बता रहे हैं, अगर आपके कोई सिखाने में कमी नहीं है गुरु जी, हमारे अभ्यास में कमी है। नहीं नहीं, सुनिए, सिद्धांतिक यह चीज देखिए, सिद्धांत से आप किसी से तर्क कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कह रहा है कि तुला राशि में मंगल शनि बैठे हुए हैं और उसका गोचर, उसका दशा आपको शुभ फल देगा, तो आप क्या कहेंगे कि उसका परिणाम शुभ होगा या अशुभ होगा? क्योंकि आपने पढ़ा है ये तो कि बोल दूंगी, हाँ जी जी गुरु जी, बिल्कुल। चलिए, अमन जी, अमन खजूरिया जी, आप बताइए, क्या समझ में आ रहा है? जी प्रणाम गुरुजी। हाँ गुरुजी, समझ में आ रहा है, बढ़िया से समझ में आ रहा है गुरुजी। अभी आनंद नहीं आएगा। आवाज आ रहा है। अभी आनंद नहीं आएगा। आनंद कब आएगा? जब गोचर को हम अष्टक वर्ग में पढ़ाएंगे ना, तब बहुत आनंद आएगा। अब तो कहिएगा कि ओ, इतना सरल अष्टक वर्ग है और गोचर। अभी तो आपने देखा कि अरे राम, ये तो अशुभ स्थान में जा, अब वहां पर 8 ग्रह मिलकर वो बताएंगे कि सूर्य देव कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं। तो आपने कहा कि अरे राम, इस जातक के लिए, इस राशि वाले के लिए शनि की 7.5 चल रही है। अब बताइए कि वहां पर 8 ग्रहों ने शनि को मात्र 1 पॉइंट दिया, तो खास शनि की 7.5 किसी जातक को पीड़ा देगा? बताइए। नहीं देगा भगवान। नहीं देगा। एक कमाल होगा, ये चमत्कार आपको अष्टक वर्ग बताएगा। अष्टक वर्ग का, जब हम, अष्टक वर्ग क्या है? 8 वर्ग है, लग्न, सूर्य, चंद्र इत्यादि मिला के 8 वर्ग का निर्माण किया जाता है। उसमें यह पता चलता है कि अभी शनि देव, मान लीजिए कि 30 अंश चलना है, तो 0 से 6 अंश तक किस ग्रह के कक्षा में है, किस घर के ग्रह में है, वह ग्रह इनको क्या दिया। अब उस ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाले हैं, पॉइंट ज्यादा है, तो अरे राम, यहाँ घटना घटेगी, तो यह समय घटना घटनी चाहिए। यह चीज आप जान सकते हैं अष्टक वर्ग के द्वारा। तो अभी हम फिलहाल गोचर को समझ लेते हैं। गोचर हमारा वेश है और गोचर के आधार पर अष्टक वर्ग का फल कथन हम करने का प्रयास करें। हमारे पास समय पर्याप्त है, तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी हमको 30 अगस्त, अभी 29 दिन समय हमारे पास है, तो आराम से चलें। जिस समय हमारा समय खत्म होने लगा, थोड़ी तीव्रता से चलेंगे, ठीक है ना? जी जी गुरुदेव। अच्छा, जी गुरुदेव। दूसरा बात यह है कि ज्योतिष का ये क्रम खत्म होने वाला नहीं है। हम इसके बाद एक्स्ट्रा कक्षा आप लोगों के लिए, जो इच्छुक होंगे, अन्य कक्षाएं जिनको चलाना है से चलाते रहे, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मैरिज एस्ट्रोलॉजी,
कैरियर एस्ट्रोलॉजी, ये 15 दिन 20 दिन की कक्षाओं चलाकर सिर्फ उस समय जब हम पढ़ेंगे तो हमारे बहुत चीजें आसान हो जाएगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बेसिक। तो हम ये भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, रोग कैसे होते हैं, विवाह कब होता है, विवाह के लिए क्या क्या विचार करना चाहिए, संतान के लिए, कैरियर के लिए, सब चीजें आपको अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से पार्ट बाय पार्ट पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है ना? बहुत बढ़िया भगवान। जी गुरुदेव। चलिए तो हम कक्षा को विश्राम लेते हैं, आज्ञा हो तो। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव।